हेलो एवरीवन। अग्निवीर जीडी की जो हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आपके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट में लाता जा रहा हूं कंटिन्यूसली। आज आपके लिए थर्ड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आ चुका है। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहते हैं और एक तरीके से पूरा मॉक टेस्ट भी आपके सामने आ जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर लिखा गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। अगर प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है तो वो इन चारों में से कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? तो वो यहाँ पर यूज करेंगे आर्टिकल नंबर 352। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है द इंडस वैली सिविलाइजेशन लार्जेस्ट सिटी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी जो कि आज के टाइम पे मॉडर्न डे पाकिस्तान जो है आपको वहां पर देखने को मिलेगा, उस सिटी का नाम क्या है? इंडस वैली की साइड का नाम क्या है? तो बड़ी भी है और पाकिस्तान में भी तो वो मोहनजोदाड़ो आपको देखने को मिलेगा। माउंट ऑफ द डेड भी से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंट में इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है आपको वो बताना है। तो जस्टिस संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है विच एलिमेंट डिस्कवर्ड इन पिच ब्लेंडर वाज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री बाय मैरी क्यूरी। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका नाम मैरी क्यूरी ने रखा, तो जिस कंट्री को बिलोंग करती थी उसी कंट्री के नाम पे उस एलिमेंट का नाम रख दिया, तो वो था पोलोनियम। ये मैरी क्यूरी के द्वारा डिस्कवरी की आप कह सकते हो, इन्होंने अपने कंट्री के नाम पे इसका नाम रख दिया पोलोनियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे जो कि लॉन्च करी गई महात्मा गांधी जी के द्वारा। वो कौन से ईयर में इस मूवमेंट को लॉन्च करा गया था? चार तरह के ऑप्शन दिए गए। तो 1942 वाला इंपॉर्टेंट ईयर आपको देखने को मिल रहा है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह, ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को लॉन्च करा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है इंडिया से, सबसे ज्यादा लेंथ उसकी शेयर करती है? तो इंडिया से सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश है। 4096 किलोमीटर का जो है अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा पॉइंट भी करके आ जाएगा, तो इतना बॉर्डर हमारे इंडिया से शेयर करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है द 73rd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 73rd अमेंडमेंट लाया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, वो किसे रिलेट करता था? तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ऐड करा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को शेयर करते जाइए, और पुरानी वीडियोस देखना चाहते हो अग्निवीर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट गोल्ड। गोल्ड की अगर हम बात करेंगे इसके लिए कौन सा केमिकल सिंबल यूज करते हैं? तो गोल्ड के लिए हम यूज करते हैं AU। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल्स एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024। जो पेरिस ओलंपिक्स हुए 2024 में, वहां पे सबसे ज्यादा मेडल कौन सी कंट्री ने लाया, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ने लाए थे, फिर चाइना ने लाए थे, तो हमारा उसके बाद जापान था। तो सबसे ज्यादा लाए यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट किन्हें कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट उनका नाम क्या? जेलेंस्की नाम है। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करेंगे, ये किससे जुड़ा होता है? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करेंगे, सिनेमा से जुड़ा होता है। आप फिल्म बोल दोगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने लास्ट में जरूर बताना है कि 50 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज क्विक सिल्वर। इन चारों ऑप्शन में से क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर कहा जाता है मरकरी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के फाउंडर का नाम क्या है? तो चार तरह के ऑप्शन दिए गए, आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीके के आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में है, कहा जा रहा है व्हेन वाज चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कब स्टार्ट कर गया? आता कहाँ पे? बिहार वाले साइड में आता है। 1917 में स्टार्ट करा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ 15 के 15 क्वेश्चन आपके सही रहे होंगे।
बाकी अगर आपको एमसीक्यू सीरीज के साथ कंसेप्ट भी समझने, चैप्टर भी अच्छे से पढ़ने, एक ही जगह सब कुछ आपको अगर चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन पर कोर्स भी चल रहा है अग्निवीर जीडी का, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके कोर्स को ज्वाइन कर लो। वीडियोस वगैरह अपलोड हो चुकी हैं, एमसीक्यू सीरीज, मॉक टेस्ट भी इवन आपको मिल जाएगा और मिनिमम प्राइस आपको वहां पर देखने को मिलता है, डिस्काउंट चल रहा है, आज जाके ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन में पे कहा जा रहा है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसा है जिसको जे थॉमसन ने डिस्कवर करा और उसको नेगेटिव चार्ज है। तो अब वैसे भी आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 आपके सामने स्क्रीन में है, कहा जा रहा है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी is primarily responsible for detoxifying chemicals and metabolizing drugs। कौन सा ऑर्गन हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसा जिसका काम है डिटॉक्सिफाई करना, केमिकल्स को मेटाबोलाइज करना, ड्रग्स को, ये काम है लिवर को। लिवर को ये काम दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में कहा जा रहा है, विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। एटम का प्लैनेटरी मॉडल कौन लेकर आया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं इस तरह से, ये मॉडल किसने लाया था, नील बोर ने लाया था। तो नील बोर्स मॉडल ऑफ एटम भी आप सुनते हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यूनिट, उसका नाम किसके साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, तो ओम साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, तभी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट भी क्या होती है, ओम ही होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 में कहा जा रहा है, स्पीड कम ज्यादा लग रही है, आप यूट्यूब पे सेटिंग होती है एडजस्ट कर सकते हो। Which type of electromagnetic wave has the shortest wavelength। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है इनमें से जिसकी वेवलेंथ आपको सबसे कम देखने को मिलती है, तो गामा रेज की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछेगी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तब भी आपको गामा रेज ही बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का प्राइमरी सोर्स क्या है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो कोर है, अब आपको मोल्टन आयरन, आयरन लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है, उसी की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड, इस पर मूवी भी बनी, आप वो भी जाके देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 में कहा जा रहा है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। कौन सा पार्ट सेल का ऐसा है जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 की बात करेंगे, कहा जा रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या फिर विटामिन। तो प्राइमरी सोर्स तो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्ब्स जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 में कहा जा रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ जाइलम इन प्लांट्स। प्लांट्स में जाइलम का क्या रोल रहता है, जाइलम का काम होता है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, तो जालिम का मेन काम यही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नाम जालिम है लेकिन काम अच्छे कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 में कहा जाएगा, बॉडी है जिसका मास 5 kg है, वो इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 mv², तो 1/2 को ऐसे लिख दो, मास है 5 और वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर, मतलब 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो 20 आ जाता है। अब इसको सॉल्व तो करना है, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करो, है ना, यहाँ पे जैसे 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 200 आ जाएगा, 200 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ 1000 आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। 4 तरह के आपको ऑप्शन दिए गए, आप इनको पढ़ लो, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। आपको वैसे पता भी होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही आपको ऑप्शन नंबर से थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। अब ए इक्वल्स टू बी बोलो, बी इक्वल्स टू बी ए बोलो, वह वाली सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के हमेशा बराबर होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ते भी हैं। क्वेश्चन 27 में कहा जा रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम। एमाइलेज जो एंजाइम है इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 में कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन सी डिजीज जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स की प्रॉब्लम आती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 में कहा जा रहा है,
इन विच ऑर्गन डज द मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अकर इन ह्यूमन। मेजोरिटी में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में कहाँ पर होते हैं? स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या लीवर में। मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से क्या है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? देखो ट्रैकिया भी है, ब्रोंकाई भी है, डायफ्रागम भी है, बट इसोफेगस जो है ये तो जिससे खाना वगैरह मूव करता है वो पाइप वाला जाता है ना, वो वाला। तो इसोफेगस की अगर हम बात करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, वही तो पूछा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साइंस के भी 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। क्वेश्चन 31 आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है एक ट्रेन है वो ट्रेवल करते 300 किलोमीटर 5 घंटे में, यानी कि डिस्टेंस भी दिया है और टाइम भी दिया है। जैसे ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 300 अपॉन 5 करोगे तो 60 किलोमीटर पर आवर जो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 450 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। अब इस ट्रेन की अगर इसी ट्रेन को 450 किलोमीटर की स्पीड में मूव करना है तो कितना टाइम लगेगा, है ना? अगर इस ट्रेन को सेम स्पीड में मूव करना है और डिस्टेंस कवर करना है 450 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा? देखो स्पीड मतलब सेम स्पीड में तो 60 किलोमीटर की लूंगा, डिस्टेंस मुझे दिया है, फॉर्मूला तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कवर करना 450 किलोमीटर का और आपको 60 किलोमीटर की स्पीड दी गई है, इनको काट दो, 6 7 जब 42 30 बन जाएगा, तो 6 5 30, 7.5 घंटे का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 आपके सामने स्क्रीन में है, कहा जा रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। दो नंबर हैं उनका सम 25 दिया गया है, उनका प्रोडक्ट 144 दिया गया है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों नंबर के बीच में? यहाँ पे एक इक्वेशन मैं यूज करूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी, बोलो एक्स वाई बोलो, जो मर्जी बोलो। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे पता नहीं, मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a सम ऑफ टू नंबर्स, पहले नंबर को a मान लो, दूसरे नंबर को b मान लो, तो इन दोनों का जब मैं सम करूंगा वो 25 आता है, तो a प्लस बी 25 आता है, 25 का स्क्वायर 625 बन जाएगा, माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट मतलब a और b को मल्टीप्लाई करूंगा सर 144 आता है, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे 144 आता है, मेरे को उसको सॉल्व करना है। तो 4 को जब मैं 144 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को 4 से करो 16, तो 4 को 4 से 16 117 576 आ जाएगा। मतलब 625 में से अगर मैं 576 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 25 20 45 और 49 मेरे पास आ जाएगा, तो यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर 49 के बराबर आ जाएगा। ऐसे स्क्वायर का रूट बन जाएगा तो a माइनस बी 7 के बराबर आ जाएगा। आपसे वही बोलते हैं दोनों नंबर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? वो 7 हो जाएगा। यहाँ पर मेरा काम है सिर्फ मॉक टेस्ट आपको करवाना है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना है। अब एक एक पॉइंट आपको नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ सॉल्व करके बता रहा हूँ। आपको समझना है, कोर्स ज्वाइन कर लो, A to Z बिल्कुल बेसिक से समझाएगा, पर आराम से सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, कहा जा रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। अगर एक रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स L प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर के बराबर, मैंने इस तरह से लिख दिया है ना। तो जैसे L प्लस बी मेरे पास किसके बराबर? 20 के बराबर आ जाएगा। लेंथ मुझे दिया है 12, इसका मतलब विड्थ मेरे पास 20 में से 12 माइनस के तो 8 बन जाएगा। विड्थ मेरे पास 8 आ चुकी है, मुझे एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ था 12, विड्थ मैंने निकाल दी 8, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करो 96 आंसर आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 34 में कहा जा रहा है 10 नंबर की एवरेज 48 है, अगर एक नंबर को एक्सक्लूड मतलब हटा दूंगा तो बाकी नंबर की एवरेज 46 बन जाएगी। तो जो एक्सक्लूडेड नंबर था वो क्या था? ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं? एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर। पहले केस में जब 10 नंबर थे तब सम कितना हो जाएगा? तब मेरे पास सम हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर। एवरेज 48 था और 10 नंबर थे, 48 को 10 से मल्टीप्लाई करो 480 बन जाता है। दूसरे केस में क्या हो जाएगा? एक नंबर जब आपने गायब कर दिया तो 9 नंबर बन जाएंगे, 9 नंबर की एवरेज 46 आ रही है। दूसरे केस में एवरेज 46 है, नंबर 9 है, तो 46 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 6 से गया 54, 5 कैरी आ जाएगा 36, तो 41 मेरे पास आ जाएगा। 414 मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। तो देखो ये जो डिफरेंस आ रहे क्यों आ रहे, क्योंकि एक नंबर गायब कर दिया, तो इन दोनों को जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 66 के आसपास मुझे देखने को मिलेगा, है ना। तो मैंने कोई मिस्टेक वगैरह की, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक करके मैं देख लेता हूँ, 654 5 हो गया ना कोई मिस्टेक मैंने यहाँ पर करी है। वो मिस्टेक मैंने क्या करी है वो एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सक्लूडेड नंबर मुझे निकालना 14 6 20, तो 66 मेरे पास आ रहा है, तो 66 तो ऑप्शन में नहीं है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं पर मिस्टेक है, क्या पता क्वेश्चन में कोई मिस्टेक वगैरह होगी। बाकी मैंने आपको तरीका बताया इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पहले आप 10 नंबर की जो एवरेज थी 48 थी, तो 48 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या आपने एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया, जब आप एक नंबर यहां से एक्सक्लूड कर लोगे, एक सेकंड रुकेगा, 10 नंबर्स की जो एवरेज है वो 48 आ रही थी, तो आपने सम किया 42 को 10 से मल्टीप्लाई किया 480 आ गया। जब आप एक नंबर एक्सक्लूड करते हो तो एवरेज जो 46 बन जाता है। यानी कि अब आप क्या करोगे, 9 नंबर्स की एवरेज निकाल कर 9 को 46 से मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपके पास एक्सक्लूडेड नंबर हुआ करेगा। तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है, बाकी कोई ना कोई मिस्टेक यहाँ पर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, HCF ऑफ 36 एंड 48, 36 और 48 का HCF आपको वो बताना है। देखो 36 और सिंपल तरीका HCF निकालने का होता है शॉर्टकट, इन दोनों के बीच का गैप निकालो। इनके बीच का गैप कितना, 12 का गैप है। अब अगर 12 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो यही हमारे पास HCF हो जाएगा। और 12 के टेबल में 36 भी आता है, 12 के टेबल में 48 भी आता है, इसका मतलब 12 ही मेरे पास HCF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है। देखो हेक्सागन की बात करेंगे, कोई भी इस तरह की फिगर उसके इंटीरियर एंगल का आपको सम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। हेक्सागन के 7 साइड होती हैं, तो 7 में से 2 माइनस के 5, 5 को आप मल्टीप्लाई कर लो 180 के साथ। तो यहाँ हेक्सागन की 6 साइड होती है, 6 में से 2 माइनस करो 4, 4 को मल्टीप्लाई करो 180 के साथ, तो 0 4 8 32, 720 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 37 में कहा जा रहा है एक शॉपकीपर है 20% का डिस्काउंट देता है, और 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट मिल गया है। अगर 500 रुपए में बेचा तो कॉस्ट प्राइस गया थी, तो ऐसे केस में क्या करना था, पहले डिस्काउंट परसेंट निकालना है। आपको पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस, अगर डिस्काउंट के केस में, है ना। आप बोलते हो जैसे 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, है ना, इस तरह से कैलकुलेट करते हो, डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 करके कैलकुलेट करते हो। जैसे सेलिंग प्राइस आपको 500 दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस आपको पता नहीं कितना है, मार्क्ड प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, मार्क्ड प्राइस 500 क्योंकि 500 में आपने बेचा, इनटू आप कर लोगे डिस्काउंट का 20% है, तो 80 अपॉन 100 कर लोगे, है ना। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 8 5 40, 400 रुपये आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब आपको सेलिंग प्राइस मिल गया एक्चुअली में, तो प्रॉफिट 25% का हो रहा है, तो इसमें सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट 25% का लग रहा है। अब सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस 25 अपॉन 100, ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस वगैरह मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं करिए, पर वो देखना पड़ेगा। चलिए अब इस केस में क्या करना है, जब सेकंड देखो पहले केस में सेलिंग प्राइस यूज किया ना, जब दूसरे केस में कोई सेलिंग प्राइस यूज करना है, जब आपने जो 400 कैलकुलेट किया ना, इसके हिसाब से कीजिएगा। मैं आपको अगर सॉल्व करके बता दूं, तो 400 इक्वल टू सीपी आपको निकालना है, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा था, 125 अपॉन 100 करोगे तो ये यहाँ पे जाके उल्टा हो जाएगा, तो 400 इंटू 100 अपॉन 125 बन जाएगा। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो 580, तो 80 को 4 से मल्टीप्लाई करो 320 आ जाएगा। ये तरीका था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले डिस्काउंट डाला था ना, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, इस तरह से करके होता है। तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस क्या है, जो जितने में बेचा वही मार्क्ड प्राइस हो जाएगा। जैसे सेलिंग प्राइस आपको मिल गया, सेलिंग प्राइस आपको मिल गया, दूसरे फॉर्मूले की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है बोर्ड मास में पहले डिवाइड सॉल्व करना पड़ता है। 9 डिवाइड बाई 3 3 बन जाएगा। अब 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो 90 आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। अब बोर्ड मास में पहले एडिशन करें तो एडिशन कर लो, 90 माइनस आपको 9 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी कोई मिस्टेक हो गया क्या, 81 यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है।
एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर क्या, देखो 15 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 3 था ना, 9 डिवाइड बाई 3 का आंसर तो 3 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब 6 को 15 से मल्टीप्लाई कर तो 90 आ जाता है, माइनस का साइन लगा दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर 12 आ जाता है, प्लस 3 लगा दो, है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, जैसे अगर सिंपल भी सॉल्व करूंगा तो 90 में से 12 अगर निकालूंगा 78 81 आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, तो 81 यहाँ पे करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कहा गया है, एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है अ पर्सन सैलरी इंक्रीजेस बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर एंड 25% इन द सेकंड। एक आदमी है, उसकी सैलरी पहले साल 20% बढ़ती है, दूसरे साल 25% बढ़ जाती है। अगर स्टार्टिंग में सैलरी 50,000 थी, 2 साल के बाद कितनी सैलरी होगी? स्टार्टिंग में सैलरी 50,000 थी, है ना। फर्स्ट ईयर में 20% का इंक्रीमेंट है, उसका मतलब 120% मुझे निकालना पड़ेगा। ये 2 0 कैंसिल कर दो, 5 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 60 आ जाएगा, तो 1 0 ये वाला आ गया और 2 0 ये वाले आ गए, यानी कि एक साल के बाद सैलरी 60,000 होगी। अब 60,000 होगी, फिर अगले साल 25% बढ़ी है, तो 60,000 का मुझे 25% मतलब 125% निकालना है। अब इसको भी जब मैं सॉल्व करूंगा, ये 2 0 और 2 0 कैंसिल कर दो, इसको इससे मल्टी 6 5 30 आ जाएगा, तो 6 2 3 15 आ जाएगा, 750, तो 75 वाला ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 में कहा जा रहा है 6 नंबर उनकी एवरेज 25 है, अगर एक नंबर 10 है तो रिमेनिंग 5 नंबर की एवरेज कितनी आ जाएगी? देखो अगर पहले 6 नंबर का मैं सम निकालूंगा, वो किसके बराबर? एवरेज इंटू नंबर। 25 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आपके पास आ जाएगा। अगर एक नंबर 10 था, वो एक नंबर अगर मैं इसमें से गायब कर दूंगा तो अब मेरे पास सम बन जाएगा 140। तो एवरेज 5 नंबर की क्या हो जाएगी? एवरेज का फॉर्मूला तो सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 है, नंबर 5 है, तो 5 2 10, तो 5 8 40, 28 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 41 में कहा जा रहा है क्लास है, उसमें बॉयज और गर्ल्स की रेशियो 5:6 है। अगर टोटल 99 स्टूडेंट तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा? देखो 5:6 मतलब टोटल बच्चे 11 रेशियो के बराबर हैं, और 11 रेशियो किसके बराबर? 99 के बराबर। ऐसे एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 9 के बराबर। अगर एक रेशियो 9 के बराबर है, लड़कियों की 6 रेशियो है, 6 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 54 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कार है, वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करती इतनी स्पीड में, 200 किलोमीटर इतनी स्पीड में, तो एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 और 200, ये टोटल डिस्टेंस रहा 300 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है? पहले केस में टाइम कैसे निकालोगे? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले केस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे, 100 में से 50 निकाले तो 2 बन जाएगा, 200 अपॉन 25 करोगे, यहाँ पे आपके पास 8 बन जाएगा, तो 2 + 8 10 आवर का टाइम लग जाएगा, तो ये काटोगे 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 में कहा जा रहा है पार्टनरशिप हो रही है, उसमें एबीसी इन्वेस्ट करते हैं। देखो एबीसी ने इतना इन्वेस्ट करा, तो ए बी और सी के अगर मैं रेशियो निकालूंगा, 3 0 सब जगह से कट जाएंगे, और 12 को 2 से करो 24, 12 को 3 से करो 36, 12 को करो 5 से, यानी कि 2:3:5 की रेशियो आती है। तो सी का शेयर क्या हो जाएगा? सी का शेयर 5 का है, डिवाइड बाई टोटल कितना है? 5 3 8 तो 10, और टोटल प्रॉफिट कितना? 90,000 का। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल कर लो, 5 9 45, तो 45,000 ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ये मत सोचेगा मैं जल्दी कर रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये जो मॉक टेस्ट है आपको मैं मैथ समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सबको सॉल्व करवा रहा हूँ, तभी इस तरीके से करवा रहा हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 360, दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 360 के बराबर दिया है और उनका HCF 12, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला है एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो एलसीएम मुझे पता नहीं, HCF 12 है, प्रोडक्ट 360 के बराबर है, ऐसे एलसीएम किसके बराबर? 12 3 36, 0 30 मेरे पास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 में कहा जा रहा है एक कोन है, उसका रेडियस भी दिया है, हाइट भी दिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई, पाई की वैल्यू लिख दो, आर स्क्वायर कर लो, हाइट कर लो, बस इसको अब सॉल्व करना है। देखो 3 मतलब 3, 3 4 12 आ जाएगा। अब इसको पूरे को सॉल्व करो, 5 5 25, 25 को मल्टीप्लाई करो 4 2 8, 88 के साथ अपॉन 7 कर लो, देख लो क्या आंसर आता है, जो भी आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है अब रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हो गया, इनमें से जो ऑड ऑप्शन आपको वो देखना है, ये सारे प्राइम है, ये सारे प्राइम है, बट इसमें प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ऑड हो जाएगा, आपको वही बताना था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम आपको बताना है 4 से 12 पे जा रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 से 36 पे जा रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, आगे भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 324 आपको देखने को मिल रहा है। एक आदमी है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और 10 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है। यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, डायरेक्शन आपको पता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। 10 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है, यहां पर चला गया, फिर लेफ्ट साइड टर्न करता है और 15 मीटर जाता है, फिर लेफ्ट साइड टर्न करता है 10 मीटर जाता है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? वो वेस्ट डायरेक्शन में ही जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 में कहा जाए फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए, एक फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ को देखते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है? आई हैव नो ब्रदर सिस्टर। ये आदमी कह रहा है मेरे ना ही कोई भाई है ना ही कोई बहन है, बट द फादर ऑफ द पर्सन इन द फोटोग्राफ, लेकिन जो ये फोटोग्राफ में पर्सन है, इसके जो फादर हैं वो कौन है? वो मेरे फादर के अकेले बेटे हैं। ये कौन है? मेरे फादर के अकेले बेटे। मेरे फादर का अकेला बेटा मतलब मैं ही हुआ ना, तो वो फोटोग्राफ में कौन है? वो खुद ही अपनी बात कर रहा है फोटोग्राफ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहा जा रहा है इसके बाद क्या आएगा? देखो z 26 नंबर पे आता है, x 24 नंबर पे आता है, फिर 21, फिर 17, फिर 13। पहले 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस, फिर 4 माइनस किया है ना। 26 आ गया, 24 आ गया, 21 आ गया, 17 आ गया, 13 आ गया। 4 का गैप है, 4 का गैप है, 3 का गैप है, ये कुछ गड़बड़ी होगी ना। 2 का गैप किया, फिर 3 का गैप किया, फिर 4 का गैप, फिर 5 का गैप होना चाहिए था ना। तो 17 में से 5 माइनस करो, 12 यहाँ पे होना चाहिए था, एल यहाँ पर होना चाहिए था। तो फिर आगे में बोलते 5 माइनस कर दो, 6 माइनस कर दो। तो थोड़ी क्वेश्चन में गड़बड़ी वगैरह हो गई है, एक बार इसको भी मैं ठीक कर दूंगा। फिलहाल आज का सेट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। बाकी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद।